हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और इससे पहले हमने द्विवेदी युग से पहले भरतेंदु युग देख लिया है और उससे संबंधित जितने भी कवि, महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को देखा है। तो आप जाकर इसे अनुकंपा अध्ययन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युग, उनकी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। तो द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। और भरतेंदु युग के काव्य के विकास का दूसरा चरण द्विवेदी युग से आरंभ होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। इस युग की समय सीमा सन 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा है। तो हमने देखा कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समय अवधि 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है। भरतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ है जो भरतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भरतेंदु युग अगर प्रवेश द्वार है आधुनिक काल का, तो द्विवेदी युग क्या है, उसका विस्तृत प्रांगण है। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भरतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। अब हम देख लेते जो द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण बात है, हिंदी नवजागरण और सरस्वती। यानी द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का बहुत महत्व है। तो हिंदी नवजागरण से तात्पर्य सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण का पहला चरण सन 1857 का विद्रोह था, दूसरा चरण भरतेंदु हरिश्चंद्र से तथा तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध तथा प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ और वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक लगातार 17 वर्षों तक इनका संपादन करते रहे। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो ये रचना किसकी है, तो रामविलास शर्मा की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख है मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे। ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर तथा राय देवी प्रसाद पुन।
इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण यानी राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण है। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। द्विवेदी जी के एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षित उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। तो एक पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो ये पंक्ति उनकी प्रेरणा में कही गई है। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविता को भी भाषा और दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है और ये किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद के भाषा संबंध में। अब देख लेते हैं द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ रही हैं? पहला है राष्ट्रीयता की भावना। आपको द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना मिलेंगी। उसके बाद इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विभिन्नता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग और छंदों की विविधता। तो यहाँ राष्ट्रीयता की भावना विस्तार से कही गई, तो हम इसे नहीं देखेंगे। हम चलते हैं सीधे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को। तो पहला कवि जन्मकाल के अनुसार अगर हम देखते हैं द्विवेदी युग के कवियों को, तो आपको आ जाता सबसे पहले श्रीधर पाठक, जो 1859 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में इसका जन्म हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम 1865 ईस्वी में इसका जन्म माना जाता है। रामचरित उपाध्याय 1872, गिरिधर शर्मा नवरत्न 1881, मैथिली शरण गुप्त 1886, लोचन प्रसाद पांडे 1886। तो ये कुछ कवि हैं जो द्विवेदी युग के, और इससे पूछ लिए जाते हैं क्रम से, और कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कवि द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। श्री महावीर अयोध्यापति राम को मिथिला में नवरत्न प्रसाद मिला। तो श्री से श्रीधर पाठक, महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय पति से, तो ये आपका राम से रामचरित उपाध्याय, मिथिला से मैथिली शरण गुप्त, नवरत्न से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि गिरिजाधर शर्मा नवरत्न, और उसके बाद आपका आ जाएगा प्रसाद से लोचन प्रसाद पांडे। तो आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। अब हम एक एक कवि की प्रमुख कविताएं, उनकी रचनाओं को और उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है श्रीधर पाठक, 1859 में इसका जन्म हुआ है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि होने के साथ साथ स्वच्छंदतावादी के कवि भी हैं। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ हैं। तो इन्होंने कई ग्रंथों को मूल ग्रंथों को अनुवाद किया है। तो इसका देख लेते हैं। तो अनुदित रचना है गणरीय और दार्शनिक। तो ये मूल रचना है शेफर्ड एंड फिलोसोफर,
ये ग्रेग की रचना है और इनका अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी 1886 में किया। हर्मिट मूल रचना है इनकी और ये गोल्ड स्मिथ की रचना थी, जिससे खड़ी बोली में इसने रचना किया है। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। डेजर्टेज विलेज, और इसकी ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना ब्रजभाषा में है, मतलब किया है इसका अनुवाद। श्रांत पथिक 1902 में। ट्रेवलर, और ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना थी और इसे खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया है। आगे है ऋतु संहार। ऋतु संहार यानी कालिदास का ब्रजभाषा में इनकी अनुवाद किया है। आगे है श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं। तो ब्रजभाषा की रचना है कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में और मनोविनोद 1882 में। खड़ी बोली की रचना है बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनविजय, सांध्य अटन, गुणवंत, हेमंत। तो ये कुछ रचनाएं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। स्वर्गीय वीणाएं से गुणवंत, हेमंत, इसकी रचना काल आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाएगा। सांध्य अटन पूछ लिया जाएगा कि आपको किसका रचना है। उसके बाद आपका देहरादून, बनाष्टक, तो स्वर्गीय वीणा, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी प्रसिद्ध, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी एवं ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। अब अगला कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हम श्रीधर पाठक के बारे में स्वच्छंदतावादी कवि के अंतर्गत इसे विस्तार से देखेंगे। और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 ईस्वी में इसका जन्म माना जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। वर्ष 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। इनके लिखे हुए व अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। और उनकी काव्य संग्रह कुछ देख लेते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी में, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, तो ये रचनाएं हैं। देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली, व्रत। आगे है उनकी कुछ वो रचनाएं, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, और ये अनुदित रचनाएं हैं। गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है। ऋतु तरंगिनी, कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद। विनय शतक, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। बिरहा वाटिका, जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है और कुमार संभव का। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो द्विवेदी का क्या कहना है कि उपदेश परक कविता होनी चाहिए और कविता सभी इन सब में कविताएं हो सकती हैं। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं रची गई। दोनों ही भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ। एक ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य एवं व्यापकता को निर्धारित किया, तो दूसरी ओर उनकी भाषा एवं उसके स्वरूप को भी। द्विवेदी जी ने आगरा सम्मेलन में साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हो वे ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हैं वह अपनी भाषा निश्चय ही खड़ी बोली बोलना मतलब बोली होना चाहिए। तो ये कहा है द्विवेदी जी ने।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली के सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है महादेवी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। अब अगला कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद ज़िला अलीगढ़ में हुआ था। ये द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिओंद जी हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस व मधुर रचनाएं की हैं। हरिओंद जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की। इनके काव्य में एक ओर सरल और प्रांजल हिंदी का नीलालंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा विराजमान है। हरिओंद जी ने अपनी रचना में कहीं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है तो कहीं चित्रात्मक शैली का। इन्होंने द्विवेदी योगीन कर्कशता वाली भाषा का सरसता में संचार किया है। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। हरिओंद जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हरिओंद जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। अब हरिओंद के प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। तो इनके बहुत सारे काव्य ग्रंथ हैं, तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। कबीर कुंडल 1899, रसिक रहस्य 1899, कृष्ण शतक 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम बाम्बू प्रभा, तो ये कुछ रचनाएं हैं, तो आप इसे देखते हुए जा सकते हैं। इनकी कुछ जैसे चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास, जो महाकाव्य है, और ये आपके कविता इकाई 5 के अंतर्गत कविता में लगा हुआ ये पाठ्यक्रम है। आगे कुछ रचनाएं हैं, तो अब हम देख लेते हैं उनकी प्रबंध काव्य के बारे में। तो हरिओंद ने 3 प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य लिखे हैं। पहला है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में, और इसमें 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। और अगर आप इसे ट्रिक से, अक्सर इसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूछ ली जाती हैं भाषा से संबंधित, तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हे प्रियसी मंच पर खड़ी क्यों हो, तो हे प्रियसी मंच पर खड़ी क्यों हो, तो हे से हरिओंद की रचना है, प्रिय से प्रिय प्रवास, सी से 17 सर्ग, आप म से महाकाव्य है, और च से 1914, प से प्रथम महाकाव्य हिंदी का माना जाता है, और खड़ी से खड़ी बोली में रचना किया गया है। क्यों से मतलब क्या, अगर आप देखें तो कृष्ण से संबंधित यह प्रिय प्रवास है। तो इस तरह से आप इसे याद करने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे आपको जिस तरह आप अपने अनुसार ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया अच्छा होगा आपके लिए। और अगर आप इसे मेरे द्वारा ट्रिक से याद कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप याद करने का प्रयास करें। पारिजात दूसरा उसका महाकाव्य है पारिजात, जो 1937 ईस्वी में, और इसमें 15 सर्ग है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है इसमें। तीसरा है वैदेही वनवास 1941 में, और 18 सर्ग है इसके अंतर्गत, और राम के द्वारा सीता के निर्वास की कथा इसमें आपको मिल जाएगा वैदेही वनवास के में। तो उसके कुछ नाटक हैं, यानी देख लेते हैं उनकी नाटक। प्रद्युम्न विजय जो 1893 में रचना की गई है, रुक्मिणी परिणय 1894, ये उनकी नाटक है। उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। आलोचना उन्होंने लिखी है कबीर बचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आलोचना ग्रंथ हैं। अब हम देख लेते हैं प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृति के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओंद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है।
हरिओंदकृत, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो ये 3 रचनाएं जो हैं हरिओंद की, तो ये मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। प्रिय प्रवास पर इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार है, प्राप्त हुआ है। अगला कवि है रामचरित उपाध्याय और इनका जन्म 1872 माना जाता है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरित चिंतामणि, जो 1920 में, और प्रबंध काव्य है यानी महाकाव्य, राष्ट्र भारती, देवदूत, आगे है देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति, मुक्तावली। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और प्रसिद्ध हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, आप इसे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे पूछ लिए जाते हैं अक्सर प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म स्थान जो था चिरगांव यानी झांसी में हुआ। इनके पिता राम शरण दास था और इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। प्रथम कविता हेमंत, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं, देख लेते हैं काव्य ग्रंथ। तो हम इधर का रचनाओं को देखने का प्रयास करेंगे, इसे नहीं देखेंगे। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध, भारत भारती, तिलोत्तमा, चंद्रहास, किसान, वैतालिक, पत्रावली, शकुंतला, पंचवटी। तो इनकी जितने भी रचनाएं हैं सभी लगभग रचनाएं पूछी गई हैं क्रम से या फिर मिलान से संबंधित, तो इस तरह की रचनाएं। पंचवटी, आर्य, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, वक संहार, वन वैभव। तो इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। की और रचनाएं हैं मेघनाद मद, वीरांगना, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, उच्छ्वास। और साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। सिद्धराज, द्वापर, मंगल घट, नहुस, कुणाल गीत, अर्जन विसर्जन, विश्व वेदना। तो इनकी जितनी भी काव्य आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। विष्णुप्रिया, हिडिंबा, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्रवीणा, राष्ट्रवाणी, रत्नावली, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। और यहाँ नाटक है, तो इनकी 3 नाटक प्रसिद्ध है, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ। और उनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं जैसे पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार। तो इनकी अनुदित रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य है, जो राम से संबंधित काव्य है। और मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। और यह लेख द्विवेदी जी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। तो कौन सी रचना उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया था? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या होता है। साकेत में 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम काव्य पर आधारित महाकाव्य है जिसका 9वें सर्ग में उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। साकेत उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला रामकथा का उपेक्षित पात्र रही है। इसके 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी को हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान मिलता है। गुप्त जी की राष्ट्र चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित है। तो किस कृति में? भारत भारती में। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि भारत भारती की रचना का मूल प्रेरणा किससे मिली है? उसे मुसद्दे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत भारती की रचना के प्रयोजन में गुप्त जी ने लिखा है, कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूंगा। इसके कुछ दिन बाद उक्त राजा यानी राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने मौलाना हाली के मुद्दे को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। तो ये पंक्ति याद रखिएगा, पूछे गए पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का प्रदान दे सकती है। आगे लिखते हैं, भारत भारती की लोकप्रियता का यह आलम था कि यह रचना उस समय प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों आदि में गाई जाने लगी थी। तो भारत भारती का कितना महत्व था कि उस समय इसका प्रभात फेरियों में, राष्ट्रीय आंदोलन, शिक्षा संस्थानों में इन्हें गाया जाने लगा था। भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया और इनमें से कौन सा खंड है। तो इन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड में बांटा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी को सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी के काव्य सृजन में निम्न प्रवृत्ति दृष्टव्य होती है। तो उनकी काव्य जो उन्होंने लिखा है, तो उनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं। कठोर नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, वर्ण विषय में विस्तार, राष्ट्रीयता प्रधान राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, मानव गरिमा, मानवतावादी सामंती शोषकों के आत्मनिरीक्षण पर बल, गांधीवाद का प्रभाव, नारी दृष्टि, स्वधर्म समभाव, पौराणिकता और आधुनिकता का सम्मिश्रण, स्वाधीनता, योगीन चरित्र चित्रण, मर्यादावाद पर दुखकारता, इतिवृत्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग, वैष्णव संस्कार, सम्मित काव्य शिल्प आदि ये उनकी काव्य प्रवृत्तियां हैं, उनकी काव्य की विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं द्विवेदी मंडल के अन्य कवि, जिसमें से आ जाता है आपका गिरिधर शर्मा नवरत्न। और इनका जन्म 1881 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान झलरा पाटन। रचना मातृवंदना यानी इनकी मौलिक रचना है। गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 ईस्वी में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है।
दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे, इसका जन्म 1886 माना जाता है। जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश। और इनकी रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व सतत्व त्याग की कथा नंददास की रस पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मृगी दुखमोचन में किसका पता चलता है? पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इन्हें काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। अब देख लेते हैं द्विवेदी युग के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका नाथूराम शर्मा शंकर, और इसका जन्म 1959 ईस्वी में माना जाता है। 1959 ईस्वी इसका जन्म। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म अलीगढ़ जिले के हरदो आंगज नामक स्थान पर सन 1959 में हुआ। ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे तथा बचपन से ही कविता लिखा करते थे। आरंभ में इनकी रचनाएं भारतेंदु युग की ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा के कवि थे, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं तथा अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाया। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। अब देख लेते हैं नाथूराम शर्मा द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भारंड रहस्य। तो ये प्रसिद्ध रचना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये महाकाव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। और अगला है शंकर सर्वस्व। नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कविता कामिनी कांत की भी इसको उपाधि दी गई है। अगला कवि है राय देवी प्रसाद पूर्ण, और 1868 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। पूर्ण जी का जन्म जबलपुर में सन 1868 ईस्वी में माना गया है, मतलब हुआ है। इन्होंने BA तक की शिक्षा जबलपुर से प्राप्त की। पूर्ण जी का खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। इन्होंने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर ब्रज भाषा में तथा देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी किया है। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद इन्होंने धारा धावन 1902 ईस्वी में शीर्षक से इसकी रचना की है। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। धारा धर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, अमलतास खड़ी बोली में, नए सन का स्वागत खड़ी बोली में, और नवीन संवत्सर का स्वागत, ये भी खड़ी बोली में इसकी रचना की है। अगला है सैयद अमीर अली, यानी इसे मीर की उपाधि दी गई है। और इसका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ है, और स्थान सागर। और इनकी प्रमुख रचना है उल्हाना पंचक, अन्योक्ति शतक। अगला कवि है कामता प्रसाद गुरु, और इनका जन्म 1875 में 75 में हुआ था, और इसका जन्म सागर, इनका भी जन्म सागर में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भौमासुर वध और विनय पचासा, ये दोनों रचनाएं ब्रजभाषा में की गई हैं। पद्य पुष्पावली, ये खड़ी बोली की रचना है। शिवाजी दासी रानी। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो इन्होंने हिंदी व्याकरण की रचना की है, और इसी रचना के आधार पर इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो भाषा के संबंध में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
अगला कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और इसका जन्म हुआ 1883 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में सन 1883 ईस्वी में हुआ। ये उर्दू के विद्वान थे, अतः हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता लिखा करते थे। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर वे स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। अगला कवि बाल मुकुंद गुप्त और इसका जन्म 1865 ईस्वी, स्थान रोहतक और इनकी प्रमुख रचना है फुटकल कविता। अगला कवि रूप नारायण पांडे, इसका जन्म 1884 और स्थान लखनऊ और उनकी रचना है प्राग वन वैभव। ठाकुर गोपाल शरण सिंह और इसका जन्म 1891 माना गया है और जन्म स्थान रीवा और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। अगला मुकुरधर पांडे और इनका जन्म 1895 ईस्वी और इसका जन्म स्थान बालापुर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। तो कानन कुसुम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रेम बंधन। मुकुरधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर और 1866 में 66 में इसका जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु 1932। पिता पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी, उपनाम रत्नाकर और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देख लेते हैं। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, ये 2 रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संपादित रचनाएं बिहारी सतसई, तो संपादित रचनाएं बिहारी सतसई और आपका जो इकाई 5 में बिहारी जी की जो रचना है तो इसी के जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही बिहारी सतसई को आपको पढ़ना है। हमीरहट, दीप प्रकाश, कविकुल, कंठाभरण, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला है सत्यनारायण कविरत्न और इनका जन्म 1880 ईस्वी माना जाता है और उनकी प्रमुख रचना है हृदय तरंग की 2 कविता यानी प्रेम कली और भ्रमर दूत। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कवि ने भभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो हमने अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि और द्विवेदी युग के अंतर्गत ही इसे पढ़ा जाता है। अगर आप इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं तो हमने इसी के अंतर्गत रखा, द्विवेदी युग के अंतर्गत। तो हम इसे फटाफट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कालक्रम अनुसार अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा आपका हरिओम, राय देवी प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, ज्ञात प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनके बारे में हमने अभी अभी देखे हैं। द्विवेदी के अंतर्गत इनकी रचनाओं को, इनकी काव्य विशेषताओं को बारे में देख लिया है। कुछ कवि हैं जिसको हमने अभी नहीं देखा है तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ दास मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे। तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं, तो उनके प्रमुख कवि देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान प्रमुख है और इनकी रचना है हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, माता।
युगचरण समर्पण। तो ये 5 और ये हिम तरंगिनी, हिमकृतनी अक्सर पूछ ले जाते हैं इनकी रचनाएं तो क्रम से। और ये भी पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन दे दिया जाएगा कूट, और उस कूट को चुनना है। तो इस तरह के प्रश्न। तो आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। इसने अपनी खोज प्रधान कविता जबानी में भारतीय जनमानस को अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे ये पंक्ति, द्वारा बलि का खोल चल भूडोल कर दे। तो ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प को अपना बलिदान उनके लिए देने को कहा है जो पथ बलिदान के लिए जा रहे वीरों का है। पुष्प उस मार्ग में बलिदानी वीरों के चरणों के नीचे आना चाहता है। चाहा नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में विघ्न प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो ये पंक्ति वीर काव्य यानी से उद्धृत है। अब अगला कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिसका जन्म 1889 ईस्वी। उसका प्रमुख रचना है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी। तो इनकी रचना ध्यान रखिएगा। स्वप्न, पथिक और मिलन खंड काव्य की रचनाओं में काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया गया है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत देश के प्राचीन गौरवों को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। तो उनकी पंक्तियां हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कृति निशाकर। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। इन्होंने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। अगला कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। तो इनकी रचनाएं हैं। और हम बिस्पाई जन्म के ये प्रश्न कविता पूछी गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता में राष्ट्रीयता, श्रृंगारिकता एवं रहस्यात्मकता तीनों प्रवृत्ति मिलती हैं। नवीन जी भारत की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए भारतवासियों को जागृत होने के लिए प्रेरित करते हैं। ओ भिखमंगे, ओ पारिजात, ओ मजलूम, अरे चिरदोहित, तो अखंड भंडार शक्ति का जाग, अरे निंद्रा सम्मोहित। तो ये पंक्ति देशभक्त से प्रेरित है। आगे है, रुदन करने वाले कमज़ोर व्यक्तियों के हृदय में नवीन जी लोह बल का संचार करते हुए लिखते हैं, अपनी रहनी रह निर्मम सा, अपना पथ पहचान हठीले, ललक लालसा से मत कर तू, अपने लोचन गीले गीले। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, आप इसे देख लेंगे। अगला है सियाराम शरण गुप्त। राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। और इनकी प्रमुख रचना है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आंध्र, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। इनकी आस्था गांधीवादी में अटूट थी। इनकी सभी रचनाओं पर
रचनाओं पर हिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि गांधीवादी मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। वे आशावादी कवि हैं, उनकी रचनाओं में आशावाद अभिव्यक्त हुआ है। तो ये पंक्ति हैं, आप इसे देख लें। अब हम देख लेते हैं सोहनलाल द्विवेदी, इनकी प्रमुख रचना और इनका जन्म काल आप देख लें। तो भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभावती, युगधारा, और अगला है सबसे महत्वपूर्ण सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय काव्यधारा को विकसित करने में सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी प्रमुख रचना है, और उनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। चित्रधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश की प्रति, जलियांवाला बाग, यह उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं और इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं दिए गए हैं, तो आप इसे रोक कर देख सकते हैं। अगला है जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी कविताएं, रचनाएं आपको पाठ्यक्रम में मिल जाएगा, हिंदी पाठ्यक्रम में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर जी को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, तो इनकी आप रचना काल भी देख लीजिएगा, रसवंती, द्विंदगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हरे के हरि नाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख। इनकी कुछ गद्य की रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी, तो ये गद्य की रचनाएं हैं। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी कवि, राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें गीति नाट्य भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। दिनकर की कविताओं में ओज, औदात्य एवं वीर रस की प्रधानता है। उर्वशी श्रृंगार रस प्रधान गीति नाट्य है। उर्वशी में कामाध्यात्म का निरूपण प्रूर्वा एवं उर्वशी के माध्यम से किया गया है। दिनकर की महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं, तो आप इसे देखने का प्रयास करें। आगे हम चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एक तरीका से बोरियत महसूस होगी। अगला है श्याम नारायण पांडे, इनकी प्रमुख है रचना हल्दी घाटी, जौहर। महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य की रचना, यानी हल्दी घाटी में इसकी रचना की गई है। पद्मामणि के जौहर की कथा पर आधारित रचनाएं हैं। राष्ट्रीय चेतना के कवि, वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और इनकी रचना है जीवन संगीत, नवयुवक के गान। अब हम देख लेते हैं स्वच्छंदतावाद के कवि और उसका अर्थ कुछ फटाफट। तो स्वच्छंदतावाद का अर्थ है मुक्त होना। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति का आह्वान किया, उसी प्रकार स्वच्छंदतावाद ने साहित्यिक रूढ़ियों से साहित्य को मुक्त किया है। पश्चिमी साहित्य के चिंतन में रूसो की प्रेरणा तथा विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के नेतृत्व में एक साहित्यिक आंदोलन का सूत्रपात 18वीं सदी के अंत में हुआ, जिसे अंग्रेजी समीक्षा में रोमांटिज्म यानी स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस शब्द का अनुवाद स्वच्छंदतावाद किया और उनके अनुसार द्विवेदी युग साहित्य में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में एक विशेष धारा दिखाई देती है, जिसे प्रवृत्तियों के आधार पर स्वच्छंदतावाद कहा जा सकता है। भारतीय स्वच्छंदतावाद में पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से कुछ अलग तरह की चिंताएं दिखाई देती हैं। अपनी मूल प्रकृति में स्वच्छंदतावाद की विशेषता यहाँ भी वही है जो पश्चिम में थी, किंतु यहाँ परिवेशगत भिन्नता के कारण इनकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरह से हुई है। उदाहरण के लिए तत्कालीन भारत की मूल समस्या मशीनीकरण नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय पराधीनता तथा सामाजिक व रूढ़िवादी दबावों की थी।
आत्मकेंद्रिता, व्यक्तिपरकता, रूढ़ि, विद्रोह, स्वच्छंदतावादी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इस काव्य धारा की एक अन्य विशेषता व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा है। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा हुई तथा काव्य और व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ गए। अब उनके प्रमुख कवि देख लेते हैं। तो हमने श्रीधर पाठक के बारे में देख लिया है, तो हम इसे आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन स्वच्छंदतावादी कवि के अंतर्गत आते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये हालावाद के भी कवि माने जाते हैं। इन्होंने एक नया वाद का प्रवर्तन किया है जिसे हालावाद कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हालावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप इनकी सारी रचनाओं को देखने का प्रयास करेंगे, मधुशाला, मधुबाला, और इन्हें क्रम से देखने का प्रयास करेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन को उमर ख़याम का जीवन दर्शन बहुत पसंद आया, ये इनसे प्रभावित थे। ख़याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना की थी तथा हिंदी में एक नवीन वाद का प्रचार किया जो हालावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन रचनाओं की लोकप्रियता का कारण बच्चन की सहज सरल भाषा, रूढ़ियों व अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, प्रेम और मस्ती की अनुभूति है। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है, प्रेम एवं मस्ती का कवि कहा जाता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण हुआ है, प्रणय अनुभूति की मधुर अभिव्यक्ति मिलती है इनकी रचनाओं में। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल और इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो आप इनकी रचनाओं को ध्यान से देखिएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल भावुक कल्पनाशील एवं स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो इनकी कुछ इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है नगेंद्र शर्मा और इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं, सूलफूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, पलाश वन। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आप इसे याद कर लीजिए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 में उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर नामक स्थान में हुआ। तो हम ये सब देखते हुए चलेंगे। अगला है मुकुटधर पांडे, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है और उनकी कुछ रचनाएं हैं, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन। और उनका जन्म 1895 में हुआ और ये एक प्रगीत मुक्तकार हैं और ये स्वच्छंदतावादी कवि है। इनके काव्य रहस्य भावना, प्रेम भावना, प्रकृति चित्रण मिलता है। और हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में पढ़ लिया है, सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में भी पढ़ लिया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यहाँ से ख़त्म होता है द्विवेदी युग। हमने इसके अंतर्गत छायावाद, हालावाद और स्वच्छंदतावाद और हालावाद, राष्ट्रीय काव्य धारा के जितने भी कवि थे इन सबको देखने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे छायावाद को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में।